नमस्कार विद्यार्थियों, एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी में आपका स्वागत है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने आत्म परिचय कविता उसके का अनुवाद और उसके कठिन शब्द हमने देखे। विद्यार्थियों, 10+2 की ये आपकी पहली कविता है और निरंतर आप मेरे साथ एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी पर बने रहिए। मैं धीरे धीरे 1 महीने के अंदर अंदर आपका काव्य भाग सारा कंप्लीट करवा दूंगा, पूरा करवा दूंगा। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। यदि आपको कुछ अच्छा लगता है तो उसे आप कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे ज़रूर बताइएगा। यदि आपको कुछ बुरा लगता है तो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो आइए विद्यार्थियों, पहले वीडियो में हमने आत्म परिचय और दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविताओं का सरलार्थ अनुवाद किया था। अब हम करते हैं इसके अभ्यास के प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, कविता एक और जग जीवन का भार लिए घूमने की बात करती है और दूसरी ओर मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ, विपरीत से लगते हैं। इन कथनों का आशय क्या है? देखिए, कवि ने जीवन का आशय जगत से लिया है, अर्थात वह जगत रूपी जीवन का भार लिए घूमता है। कहने का भाव यह है कि कवि ने अपने जीवन को जगत का भार माना है। इस भार को वह स्वयं ढो रहा है, वहन कर रहा है। वह अपने जीवन के प्रति लापरवाह नहीं है, लेकिन वह संसार का ध्यान नहीं करता। उसे इस बात से कोई मतलब नहीं है कि संसार या उसमें रहने वाले लोग क्या करते हैं। इसलिए उसने अपनी कविता में कहा है कि मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ, अर्थात मुझे इस संसार से कोई या किसी प्रकार का मतलब नहीं है, लेना देना नहीं है। विद्यार्थी बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जहाँ पर दाना रहते हैं वहीं पर नादां भी रहते हैं, कवि ने ऐसा क्यों कहा होगा? दाना का आशय है जानकार लोग, अर्थात सब कुछ जानने वाले और समझने वाले लोग। कवि कहता है कि संसार में दोनों तरह के लोग रहते हैं, ज्ञानी और अज्ञानी, अर्थात समझदार और नासमझ। दोनों ही तरह के लोग इस संसार में रहते हैं। जो लोग प्रत्येक काम को समझ बूझ करके करते हैं, ये दाना होते हैं, जबकि बिना सोचे विचारे काम करने वाले लोग नादान होते हैं। अतः कवि ने दोनों में अंतर बताने के लिए ऐसा कहा है। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। विद्यार्थियों, वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि कोरोना वायरस के चलते अभी विद्यालय खुलने का कोई चांस नहीं है। तो आप अपना रिवीजन या जो विद्यार्थी जिन्होंने अभी तक नहीं पढ़ा है, तो वो अपना सिलेबस बगैर किताबों के भी मेरे साथ बने रह करके कर सकते हैं। तो आप मेरे साथ बने रहिए और समय रहते आपका जो सिलेबस है वो मैं कंप्लीट करवा दूंगा, पूरा करवा दूंगा। अगला प्रश्न है 3 का, मैं और जग और कहाँ का नाता पंक्ति में
और शब्द की विशेषता बताइए भाई। उत्तर है इसका, इस कविता में कवि ने और शब्द का प्रयोग 3 अर्थों में किया है। इस शब्द की अपनी ही विशेषता है जिसे विशेषण के रूप में प्रयुक्त किया गया है। मैं और मैं, इसमें और शब्द का अर्थ है कि मेरा अस्तित्व बिल्कुल अलग है, मैं तो कोई अन्य ही हूँ, और जग में और शब्द से आशय है कि यह जगत भी कुछ अलग ही है, यह जगत भी मेरे अस्तित्व की तरह कुछ और है। तीसरे और का अर्थ है के साथ। कवि कहता है कि जब मैं और मेरा अस्तित्व बिल्कुल अलग हैं, यह जगत भी बिल्कुल अलग है, तो मेरा इस जगत के साथ संबंध कैसे बन सकता है, अर्थात मैं और यह संसार परस्पर नहीं मिल सकते क्योंकि दोनों का महत्व वो अलग अलग है। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, ये कई बार एग्जाम में आया हुआ भी है। शीतलवाणी में आग होने का आशय क्या है? शीतलवाणी में आग कहकर कवि ने विरोधाभास की स्थिति पैदा की है। कवि कहता है कि यद्यपि मेरे द्वारा कही हुई बातें शीतल और सरल हैं, जो कुछ मैं कहता हूँ वह ठंडे दिमाग से कहता हूँ, लेकिन मेरे इस कहने में बहुत गहरे अर्थ छिपे हुए हैं। मेरे द्वारा कहे गए हर शब्द में संघर्ष है। मैंने जीवन भर जो संघर्ष किए हैं, उन्हें जब मैं कविता का रूप देता हूँ तो वह शीतलवाणी बन जाती है। मेरा जीवन मेरे दुखों के कारण मन ही मन रोता है, लेकिन कविता के द्वारा जो कुछ कहता हूँ उसमें सहजता रूपी शीतलता होती है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कवि अपने मन का गान किस प्रकार करता है? तो कवि कहता है कि मैंने हमेशा अपने मन की बात मानी है। मैं कभी अपने प्रति लापरवाह नहीं रहता। मैंने हमेशा वही किया है जो मेरे जीवन ने कहा, लेकिन मैंने अपनी दुनिया की परवाह नहीं की, इसलिए मैं अपने मन का ही गान किया करता हूँ। अगला प्रश्न है, कवि जग को अपने से अलग कैसे मानता है? कवि कहता है कि मेरा और जगत दोनों का ही अस्तित्व अलग अलग है। मैं कभी जगत के बारे में नहीं सोचता हूँ, मुझे केवल मेरे से ही काम है। यह जगत मेरी ही तरह अपने में ही मस्त है। जब दोनों का अस्तित्व अलग अलग है तो मैं जगत को एक सा क्यों मानूं? अगला प्रश्न है, पहली कविता की अलंकार योजना बताइए भाई। जो आत्म परिचय है उस कविता की अलंकार योजना। कवि बच्चन ने आत्म परिचय शीर्षक कविता में अनुप्रास, पुनरुक्ति प्रकाश, उपमा, रूपक और प्रश्न आदि अलंकारों का स्वाभाविक प्रयोग किया है। ये अलंकार थोपे हुए प्रतीत नहीं होते हैं। इनका प्रयोग करना जरूरी भी था क्योंकि इनके प्रयोग से कविता में सौंदर्य में वृद्धि भी हुई है। अगला प्रश्न है, कवि की भाषा शैली के बारे में बताइए। कवि की दोनों कविताओं की भाषा सहज, सरल और स्वाभाविक है। यद्यपि कहीं कहीं संस्कृत निष्ठ शब्दावली का प्रयोग हुआ है, लेकिन वह कठिन नहीं लगती। भाषा में भावों को अभिव्यक्त करने की पूरी क्षमता है। भाषा शैली प्रभावशाली है और देशज विदेशी दोनों तरह के शब्दों का प्रयोग कवि ने किया है। अगला प्रश्न, जहाँ पर दाना रहते हैं वहीं पर नादा रहते हैं, कवि ने ऐसा क्यों कहा? कवि ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि संसार में सभी तरह के लोग होते हैं। यदि ज्ञानी हैं तो वहाँ अज्ञानी है और भोले लोग भी होते हैं। विद्यार्थियों, ये प्रश्न पहले पीछे आ चुका है, लेकिन
ये वो प्रश्न बड़ा 4 अंक के लिए था, और ये प्रश्न यदि 2 अंक के लिए आ जाए तो 2 अंक के लिए क्वेश्चन है। अगला है शीतलवाणी में आग होने से क्या अभिप्राय है। तो शीतलवाणी में आग होने से अभिप्राय यह है कि कवि की वाणी भले ही शीतल हो, किंतु वह उन शब्दों का उच्चारण करती है जिनमें आग होती है, कड़ा प्रतिरोध होता है, संसार की विसंगतियों को जला डालने की उनमें क्षमता है। आगे करते हैं कविता के आसपास के कुछ प्रश्न। संसार में कष्टों के सहते हुए भी खुशी और मस्ती का माहौल कैसे पैदा किया जा सकता है। देखिए, इधर से मनुष्य है ना, वो एक सामाजिक प्राणी है। उस नाते उसे समाज के हर संबंध का निर्वाह करना पड़ता है। जीवन में हर तरह के उतार चढ़ाव हैं वो आते हैं। इसलिए कवि कहता है कि उसे उन उतार चढ़ावों का निर्वहन करके, अपने आप को संयमित करके, खुशी और मस्ती का माहौल है वो भी कष्टों के होते हुए पैदा किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, कवि सुख और दुख दोनों परिस्थितियों को में मगन कैसे रह पाता है। कवि कहता है कि मैं दुख में ज़्यादा दुखी नहीं हुआ और सुख में ज़्यादा खुश नहीं हुआ। मैंने हमेशा दोनों स्थितियों में सामंजस्य बनाए रखा है। दुख और सुख दोनों को एक जैसा माना है, क्योंकि ये दोनों स्थितियां तो मानव जीवन में आती हैं। इसलिए कवि सुख और दुख दोनों स्थितियों में मग्न रहता है। अगला प्रश्न है भाई, बच्चे किस बात की आशा से निडों से झांक रहे थे। आशा में निडों झांक रहे होंगे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार पूछा जाता है। बच्चों से यहाँ आज से चिड़ियों के बच्चों से है। जब उनके माँ बाप भोजन की खोज में उन्हें छोड़कर दूर चले जाते हैं तो वे दिन भर माँ बाप के लौटने की प्रतीक्षा करते हैं। शाम ढलते ही वे सोचते हैं कि हमारे माता पिता हमारे पास दाना या तिनका लेकर के आते ही होंगे। वे हमारे लिए भोजन लाएंगे, हमें ढेर सारा चूगा देंगे ताकि हमारा पेट भर सके। बच्चे हमेशा आशावादी ही होते हैं। वे सुबह से लेकर शाम तक यही आशा करते हैं कि कब हमारे माता पिता आएँ और वे हमें चुगा दें। ये विशेष आशा करते हैं कि हमें ढेर सारा खाना मिलेगा, साथ ही हमें बहुत सा प्यार और दुलार भी मिलेगा। अगला प्रश्न है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है कि आवृत्ति से कविता की किस विशेषता का पता चलता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है वाक्य की कई बार आवृत्ति कवि ने की है। इससे आशय है कि जीवन बहुत छोटा है। जिस प्रकार सूर्य उदय होने के बाद अस्त हो जाता है, ठीक वैसे ही मानव जीवन है। यह जीवन प्रत्यक्षण यानी हर पल कम होता है। प्रत्येक मनुष्य का जीवन एक ना एक दिन समाप्त हो जाएगा। हर वस्तु नश्वर है। कविता की विशेषता इसी बात में है कि इस वाक्य के माध्यम से कवि ने जीवन की सच्चाई को प्रस्तुत किया है। चाहे राहगीर को अपनी मंजिल पर पहुंचना हो या चिड़ियों को अपने बच्चों के पास, सभी जल्दी से जल्दी पहुंचना चाहते हैं। उन्हें डर लगता है कि यदि दिन ढल जाएगा तो उनकी मंजिल तक पहुंचना असंभव हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिन का थका पंथी कैसे जल्दी जल्दी चलता है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। राह चलते चलते यद्यपि पंथी यानी राहगीर थक जाता है, लेकिन वह फिर भी चलते चलते रहना चाहता है। उसे डर है कि यदि वह रुक गया तो रात ढल जाएगी, अर्थात रात होते ही मुझे रास्ते में रुकना पड़ेगा। इसलिए दिन का थका हुआ पंथी जल्दी जल्दी चलता है। अगला प्रश्न है, दिन के जल्दी जल्दी ढलने से क्या प्रेरणा मिलती है। दिन के जल्दी जल्दी ढलने से के कारण व्यक्ति सजग हो जाता है। वह जल्दी से जल्दी अपनी मंजिल पर पहुंचना चाहता है। जल्दी जल्दी ढलने की भावना के कारण व्यक्ति में स्फूर्ति आ जाती है। इसी कारण वह प्रत्येक कार्य समय रहते पूरा कर लेना चाहता है। अगला प्रश्न है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता में कौन से रस हैं भाई।
तो इस कविता में मुख्य रूप से कवि ने दो रसों का प्रयोग किया भाई। एक तो चिड़िया के माध्यम से जो है ना वात्सल्य रस, और दूसरा है ना इसमें श्रृंगार रस का भी प्रयोग किया गया है। इन रसों का प्रयोग करके कवि ने कविता के सौंदर्य में वृद्धि की है। पक्षियों के वात्सल्य और कवि के प्रेम का चित्रण इन्हीं रसों के माध्यम से हुआ है। कवि का कहने का आशय यह है कि कवि की रस योजना भाव अनुकूल बन पड़ी है। अगला प्रश्न है, जिस दिन जल्दी ढलता है में पक्षी के तो लौटने को विकल है पर कवि में उत्साह नहीं है, ऐसा क्यों है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। इस कविता में पक्षी अपने घरों में लौटने को विकल हैं परंतु कवि में उत्साह नहीं है। उसका कारण यह है कि पक्षियों के बच्चे उनका इंतजार कर रहे हैं। कवि अकेला है, उसकी प्रतीक्षा करने वाला कोई नहीं है, इसलिए उनके मन में घर जाने का कोई उत्साह नहीं है। अगला है जो प्रश्न है, आशय स्पष्ट कीजिए। मैं और जग और कहाँ का नाता। कवि का कहना है कि मेरा जीवन अलग है, संसार अपने मोह में डूबा हुआ है, इन दोनों के बीच कोई स्वाभाविक संबंध नहीं है। कवि अपनी भावनाओं के लोक में जीवन जीता है। ये 2 अंक के लिए क्वेश्चन है। मैं और जग कहाँ का नाता पंक्ति में शब्द में क्या विशेषता बताई है या विशेषता बताइए। इस पंक्ति में शब्द की यह विशेषता है कि वह अनेक अर्थों में प्रयुक्त हुआ है। पहली बार अन्य के लिए, दूसरी बार विभक्ति के तौर पर और तीसरी बार पुनः अन्य के रूप में। इस तरह से एक ही शब्द अनेक अर्थ अभिव्यक्त करता है और यमक अलंकार का सर्जन भी है, निर्माण है। अगला प्रश्न, बच्चे किस बात की आशा में निडों से झांक रहे होंगे। बच्चे इस आशा से निडों में झांक रहे होंगे कि उनके माता पिता आएंगे और उन्हें भोजन और माँ का प्यार और भोजन मिलेगा। अगला प्रश्न है, दिन जल्दी ढलता है कि आवृत्ति से कविता की किन विशेषताओं का पता चलता है। तो दिन जल्दी ढलता है आवृत्ति से कविता की इस विशेषता का पता चलता है कि वह समय के अबाध गति से व्यतीत होने के सत्य को प्रकट कर रही है। दिन के ढलने पर सभी अपने अपने घरों को लौटने की आतुरता में होते हैं। इसी आतुरता को अभिव्यक्त करने के लिए कवि ने इस पंक्ति को बार बार दोहराया है। कुछ अन्य प्रश्न भी हैं। कविता एक और जग जीवन का भार लिए घूमने की बात करती है तो दूसरी ओर मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। विपरीत से लगते हुए कथनों का क्या आशय है। कविता एक और जग जीवन का भार लिए घूमने की बात करती है इसलिए क्योंकि यह वह संसार जिसमें कवि आया हुआ है उसका जीवन जीने का और जीवन के साथ व्यवहार करने का अपना एक पारंपरिक ढंग है। कवि उसकी एक शैली को अपने अनुकूल धारण करने का प्रयत्न करता है। इसीलिए कवि कहता है कि मैं जग जीवन का भार लिए हुए फिरता हूँ। तो विद्यार्थियों, ये हमारी शुरुआत है। आप मेरे साथ बने रहिए और अपने विषय को जल्दी कर लीजिएगा क्योंकि एग्ज़ाम ज़्यादा दूर नहीं है। क्योंकि विद्यालय अभी खुलने की कोई गुंजाइश नहीं है और हमें यदि पढ़ना है, आगे बढ़ना है तो हम सहारा ले सकते हैं आपके अपने इस YouTube चैनल एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी का। आप इस चैनल को विद्यार्थियों, यदि आप नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाली वीडियो है वो सबसे पहले आपको मिले। और मैं तो आपको एक यही मशवरा दूंगा, यही राय दूंगा कि आप मेरे साथ निरंतर क्लास टीचर की तरह बने रहिए। जिस तरह से क्लास टीचर आपको पढ़ा रहा है उस तरह आप बने रहिए और एक एक करके कविताएं मैं आपको पढ़ाता रहूँगा और आप पढ़ते रहिए। और यदि आपको अच्छे अंक लेने हैं तो अपनी कॉपी में राइट डाउन कर सकते हो, सरलार्थ को भी और अभ्यास को भी, यानी अभ्यास के सारे प्रश्न आप राइट डाउन कर सकते हैं और धीरे धीरे इनको याद करना स्टार्ट कर दीजिएगा तो समय रहते आपका जो सिलेबस है वो पूरा हो जाएगा और आप अच्छे अंक ले पाएंगे। एक बार फिर थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।